हेलो फ्रेंड्स, मैं सैम सत्यम एंड पता ही होगा आप लोगों को ये नावल कौन सा है। डार्क नाइट बाय संदीप नियर। वैसे नाम है इसका डार्क इंटेंशन, नाम से मैं डाल रहा हूँ। एंड ज़्यादा बकवास ना करते हुए, आप लोगों ने अगर एपिसोड 1 सुना हो तो मे भी आप लोगों को पसंद आई हो। ज़्यादा वैसे व्यूज़ या ज़्यादा रीच मुझे नहीं मिले हैं, बट उम्मीद करता हूँ कि इसमें मुझे मिल जाए। एंड प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो कमेंट एंड लाइक करना ना भूलें एंड शेयर करना प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिया से मिलने से पहले कबीर की फैंटेसियों ने एक लंबा सफ़र तय किया था। भारत के छोटे से शहर से वडोदरा की कस्बाई कल्पनाओं से लेकर लंदन के महानगरीय ख्वाबों तक। कबीर 15 साल का था जब उसके माता पिता लंदन आए थे। 15 साल की वो उम्र में वह उम्र होती है जब किसी बच्चे के हार्मोन्स उसकी अक्ल हाईजैक करने लगते हैं। ऐसी उम्र में उसके पूरे अस्तित्व को हाईजैक कर वडोदरा से उठाकर लंदन ले आया गया था। दुनिया के नक्शे में लंदन के मुकाबले शायद वडोदरा के लिए कोई जगह ना हो, मगर कबीर के मन के नक्शे में सिर्फ और सिर्फ वडोदरा ही खिंचा हुआ था। वडोदरा के मोहल्ले, सड़कें, गली, बाग, मैदान, सब कुछ उस नक्शे में गहरी छाप बनाए हुए थे। और साथ ही साथ छाप बनाए हुए थी वडोदरा की ज़िंदगी, जो लंदन की ज़िंदगी से उतनी ही दूर थी जितनी कि वडोदरा शहर से लंदन की दूरी। उस समय दुनिया वैसे ग्लोबल विलेज नहीं बनती थी जैसे कि आज बन चुकी है। वह वक्त था जो कि शुरुआत थी दुनिया के ग्लोबल विलेज और कबीर के ग्लोबल सिटीज़ बनने की। और जिस तरह किसी भी दूसरे मुल्क के सिटीजनशिप लेना एक बड़ा जद्दोजहद का काम होता है, कबीर के लिए ग्लोबल सिटीजन बनना उतना ही मुश्किल भरा काम था। इस काम में उसकी मदद कर उसके मुश्किलें जिसने सबसे अधिक बढ़ाई थी वह था समीर। समीर कबीर का ममेरा भाई, उम्र में उससे 2 साल बड़ा है, कद में 1 इंच लंबा और हर बड़े भाई की तरह अनुभव में खुद को उसका बाप समझता है। हे ड्यूड, दिस इज़ लंदन। इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन एनी टीन ग्रुप हियर देन नेवर एक्ट लाइक ए फ्रेसी, अंडरस्टैंड। कबीर के लंदन पहुंचते ही समीर ने उसे सलाह दे डाली। समीर के पैदाइश लंदन की है। समीर भले ही लंदन के नक्शे को बहुत अच्छी तरह ना जानता रहा हो, मगर वह लंदन की ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से जानता है। ये फ्रेसी क्या होता है? उस वक्त तो अंग्रेज़ी भाषा पर कबीर की पकड़ भी कमज़ोर थी। उस पर वहाँ के स्लैंग, वे तो उसके सबसे बड़ी कमज़ोरी बनने वाली थी। फ्रेजेस इज़ समवन लाइक भारत सरकार, सबीर ने तिरस्कारपूर्ण भाव भीमिंग बनाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नो, दैट कॉर्नर शॉप ऑनर दिक हैड। 71 में आया था ढाका से और अभी तक बंगला फ्रेसी है। सी हाउ ही ऑलवेज स्मॉल्स ऑफ फेस। हालांकि फ़िश एंड चिप्स ब्रिटेन की नेशनल डिश रहा है, जिसके जगह अब इंडियन करी ने ले ली है, मगर स्मेल ऑफ फेस और करी मंचर जैसे फ्रेज वहाँ देसी और फ्रेश लोगों का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। खैर, इस तरह कबीर का परिचय भारत सरकार से हुआ था। कबीर के घर से 4 मकान दूर डेली नीड्स की दुकान चलाने वाला बाबू मोसाई भारत सरकार, कबीर योर नेम इज एक्सीलेंट, हमारा इंडिया का बहुत बड़ा सेंट हुआ था कबीर। कबीर के लिए भारत सरकार का एक्सेंट समझना लंदन के लोकल एक्सेंट से समझने से आसान नहीं था। थैंक्स अंकल, कबीर ने किसी तरह उसकी बात का अंदाज़ा लगाते हुए कहा। डोंट कॉल मी अंकल, कॉल मी सरकार। ओके सरकार अंकल। सरकार? कहाँ की सरकार है? एक्सपायर्ड सामान बेचती है और वो भी महंगा। समीर वाकई कोकोनट है। कोकोनट यानी बाहर से ब्राउन और भीतर से वाइट। चाहे वह खुद के इंग्लिश के जगह इंग्लिश बोले, चाहे वह किंगफिशर बियर के साथ विंडुल चिकन गटक कर रात भर बैड विंग से परेशान रहे, या चाहे वह आलू चाट खाते हुए देसी लड़की से इलू इलू चैट करे। मगर यदि आप लोकल स्लैंग नहीं समझते हैं, लोकल एक्सेंट पे बात नहीं करते हैं, तो समीर के लिए आप फ्रेसी है। चाहे वह खुद अपने हाथों से तंदूरी चिकन की टांग मरोड़े, मगर यदि आप खाना खाने में छुरी कांटे का इस्तेमाल नहीं जानते तो आप फ्रेसी है। समीर की परिभाषा में कबीर पूरी तरह फ्रेसी था। वह स्कूल में कबीर का पहला दिन था। ब्रिटेन के स्कूलों में खास बात यह है कि वहाँ पीठ पर भारी बस्ता लादना नहीं पड़ता। हाँ, कभी कभी स्पोर्ट्स किट या पी किट ले जानी होती है,
मगर वह भी भारते बस्ते जितना भारी नहीं होता। उस दिन कबीर का पीठ पर कोई बोझ नहीं था, मगर उसके दिमाग पर ढेर सारे बोझ थे। ब्लैक शूज, ग्रे पतलून, वाइट शर्ट, ब्लू ब्लेजर और रेड टाई में वैसे तो वह खुद को काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था, मगर मन में एक घबराहट भी थी कि टीचर्स कैसे होंगे, साथी कैसे होंगे, स्कूल कैसा होगा। ब्रिटेन में स्कूलों में सुबह प्रार्थना नहीं होती, राष्ट्रगान नहीं गाया जाता, बस सीधा क्लासरूम में। शायद वहाँ लोग प्रार्थनाओं में यकीन नहीं रखते। ब्रिटेन में ही सबसे पहले सेक्युलरिज्म शब्द ईजाद हुआ था, जिसने धर्म को सामाजिक जीवन से अलग कर व्यक्तिगत जीवन में समेटने का कायदा शुरू की थी। वहीं पेरिस में बैठकर कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा था। अब तो ब्रिटेन में चर्च जाने वाले ईसाई गिनती के ही हैं, और उनके घरों में प्रार्थना तो शायद ही होती है। राष्ट्र प्रतीकों का भी तकरीबन यही हाल है। ब्रिटेन के राष्ट्र ध्वज यानी यूनियन जैक के डॉर्मेट और कच्छे बनते। पहला पीरियड एथिक्स का था। टीचर थी मिसेज बर्डी। कबीर ने क्रो, कॉक और पिकॉक जैसे सरनेम जरूर सुने रखे थे, मगर बर्डी सरनेम पहली बार सुना था। मिसेज बर्डी ऊंचे कद, स्लिम फिगर और गोरे रंग की लगभग 30 साल की महिला थी। उनकी हाइट कबीर से आधा फुट अधिक थी और उनकी स्कर्ट की लंबाई उसकी पतलून की लंबाई से आधी थी। उनकी टांगें जितनी लंबी, खुली और गोरी टांगें कबीर ने पहले सिर्फ फिल्मों में या टीवी में ही देखा था। पूरे पीरियड कबीर का ध्यान उनकी लंबी टांगों पर ही लगा रहा। मिसेस बर्डी का अंग्रेजी एक्सेंट उसे जरा भी समझ नहीं आया, मगर उस पीरियड के बाद के ब्रेक में बर्डी नाम का रहस्य जरूर समझ आ गया। आई एम कूल। सिर पर लाल रंग के दस्तर बांधे एक सिख लड़के ने कबीर की ओर हाथ बढ़ाया। मिस्टू, कबीर ने झिझकते हुए हाथ बढ़ाया। ओह नो, माई नेम इज कूल, कुलविंदर, पीपल कॉल मी कूल। कूल ने कबीर का हाथ मजबूती से थाम कर हिलाया। पहली मुलाकात में उसने कबीर को अपने पंजाबी जोश का एहसास करा दिया। ओह आई एम कबीर, कबीर ने कूल के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। संकोची सा कबीर ऐसी गर्मजोशी का आदी नहीं था। न्यू ईयर? कूल ने पूछा। यस, फ्रॉम इंडिया। बी केयरफुल मैट, नए स्टूडेंट्स को यहाँ बहुत बुली करते हैं। आई नो। कबीर ने ब्रिटेन के स्कूलों में नए छात्रों को बुली किए जाने के बारे में समीर से काफ़ी कुछ सुन रखा था। यू नो नथिंग। कूल की आंखों में शरारत थी या धमकी, कबीर कुछ ठीक से समझ नहीं पाया। यू लाइक मिसेज बिरिदी? नाइस लेग्स। हुह। कूल ने एक बार फिर शरारत से अपनी आंखें मटकाई। यू मीन मिसेज बर्डी? एथिक्स के टीचर के लिए ही इस तरह की शरारती सवाल कबीर को कुछ पसंद नहीं आया, मगर फिर उसे ध्यान आया कि पूरे पीरियड में उसका खुद का ध्यान मिसेस बर्डी के लंबी खूबसूरत टांगों पर नहीं टिका हुआ था। इस बात का उसे थोड़ी गलीन भी हुई और यह शंका भी कि कूल को भी इस बात का एहसास होगा। नो बर्डी वो जर्मन है, उनकी शादी एक इंडियन से हुई है, मिस्टर बिदरी से। ओह, फिर सब उनको मिसेस बर्डी क्यों कहते हैं? हाउ इज बिरदी स्पेल्ड? BIRDI, बर्डी। गॉट इट? ओह ओके। कबीर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। 2 पीरियड बाद लंच का समय हुआ। कबीर कूल के साथ अपना लंच बॉक्स के लिए लंच रूम में पहुंचा। आर यू सैंडविच? डिनर लेडी ने कबीर के हाथ में लंच बॉक्स देखकर पूछा। सैंडविच? आई एम ए बॉय नॉट सैंडविच, कबीर ने खुद से कहा। कबीर कम दिस साइड, कूल ने उसे बुलाया। जो स्टूडेंट्स घर से लंच बॉक्स लेकर आते हैं उन्हें यहाँ सैंडविच कहते हैं, और जो स्कूल में बना खाना खाते हैं उन्हें डिनर। अजीब लोग हैं ये अंग्रेज भी। ज़रूर बोलने में इन लोगों की जुबान दुखती होगी, तभी तो कम से कम शब्द से काम चलाते हैं। कूल ने अपना लंच बॉक्स खोला। उसमें ब्राउन ब्रेड का बना चीज़ एंड टमाटो सैंडविच था, साथ में एक केला और सेव। हाउ बोरिंग, कबीर ने सोचा। क्या कूल हर रोज़ यही खाता है? इस देश में लोग खाने को शौर नहीं है, मगर कूल तो इंडियन है, वह क्यों यहाँ बोरिंग खाना खाता है? कबीर ने अपना लंच बॉक्स खोला। आहा, बटाटा बड़ा, थेपला और आम का अचार, इसे कहते हैं खाना। कबीर को अपनी माँ पर फक्र महसूस हुआ। कितनी टेस्टी खाना बनाती है माँ। और एक कूल की माँ, क्या उसे पराठा या पूड़ी बनाना भी नहीं आता? इट स्मेल्स सो नाइस, व्हाट इज़ इट? पास बैठे एक गोरे अंग्रेज लड़के हैरी ने पूछा। बटाटा बड़ा, कबीर ने गर्व से कहा। वाओ, बटाटा बड़ा। कबीर इज़ नॉट सैंडविच,
ही इज़ बटाटा वड़ा, हैरी ने हंसते हुए कहा। अंग्रेज होने के नाते वह डक का उच्चारण र करता था। नो नॉट बटाटा वड़ा, बटाटा बड़ा, कूल ने बड़ा पर जोर देकर कहा। उसे के बटाटा बड़ा कहने के अंदाज के पास सारे छात्र हंसने लगे। कबीर की बड़ी शर्म आई। बड़ी मुश्किल से उससे एक थेपला खाया। उस दिन के बाद से कबीर के लंच बॉक्स में कभी बटाटा बड़ा नहीं आया, मगर उसका नाम हमेशा के लिए बटाटा बड़ा पड़ गया। डू यू नॉट दैट गर्ल? अगले दिन प्ले टाइम में एक लंबी स्लिम और गोली लड़की की ओर इशारा करते हुए कूल ने कबीर से पूछा। लड़की ने सिर पर रंग बिरंगा डिज़ाइनर स्कार्फ बांधा हुआ था, जिसके कबीर ने अंदाज़ा लगाया कि वह कोई मुस्लिम लड़की होगी। नो, हु इज़ इट? सेज बर्ट। बर्ट यू मीन बैक साइड? कबीर को लगा कि वह कूल की कोई शरारत थी। हर फैमिली नेम इज़ बर्ट, हर फैमिली इज़ फ्रॉम कश्मीर। ओह आई सी। कश्मीर के जिक्र पर कबीर को भारत सरकार की दुकान पर काम करने वाले लड़के बिस्मिल का ध्यान आया। कितने फ़ख्र से उसने कहा था कि वह आज़ाद कश्मीर से है। आज़ाद कश्मीर, इट्स पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। दोस्ती करोगे उससे? कूल ने आंखें मटका कर पूछा। वह आम कश्मीरी लड़कियों से भी ज़्यादा सुंदर थी। ख़ास तौर पर उसके कश्मीरी सेब जैसे गुलाबी लाल गाल तो बहुत ही खूबसूरत थे। वाट हर फर्स्ट नेम? कबीर ने उत्सुकता से पूछा। लिकमा। लिकमा? ये कैसा नाम हुआ? कबीर को वह नाम बड़ी अजीब लगा। इट्स एन अरेबिक वर्ड, इट मीन्स विजडम। ब्यूटीफुल नेम। गो टेल हर दैट यू लाइक हर नेम। कूल ने लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। अभी? हाँ, लड़कियों को अपनी तरफ सुनना पसंद होता है। यू टेल हर यू लाइक हर नेम, सी विल लाइक इट। कबीर को काफ़ी घबराहट हुई। जिस लड़की को दूर से देखकर उसका दिल धड़क रहा था, उसके पास जाकर क्या हाल होगा? मगर उसके गुलाबी गाल कबीर को लुभा रहे थे। उस वक्त उसे लगा कि उन गालों के लिए उससे दोस्ती तो क्या, पाकिस्तान से दुश्मनी भी कर बैठता। हिम्मत करके किसी हिंदुस्तानी सिपाही की तरह कबीर उसकी ओर बढ़ा, सिर उठा के, कंधे चौड़े करके, अपनी घबराहट को काबू में करने की कोशिश करते हुए। हाय, कबीर ने लड़की के सामने पहुंचकर बड़ी मुश्किल से कहा। एक छोटा सा हाय भी उसे एक पूरे पैराग्राफ जितना लंबा लग रहा था। हाय, लड़की ने बड़ी सहजता से मुस्कुरा कर कहा। कबीर को उसकी स्माइल बहुत प्यारी लगी। वह एक लड़की थी। एक अजनबी लड़के से बात करते हुए घबराहट उसे होनी चाहिए थी, मगर वह बिल्कुल नॉर्मल थी। और कबीर एक लड़का होते हुए भी घबरा रहा था। कबीर का दिल जोरों से धड़क रहा था। किसी तरह अपनी धड़कनों को संभालते हुए उसने कहा, आई लाइक योर नेम लिकमा। वाट? लड़की ने चौंकते हुए पूछा। लिकमा बट? तड़ाक। कबीर के बाएं गाल पर एक जोड़ का थप्पड़ पड़ा। उसे पता नहीं था कि कोई नाजुक सी लड़की इतनी जोर से थप्पड़ मार सकती है। कबीर का गाल उस लड़की के गाल से भी अधिक लाल हो गया, कुछ तो थप्पड़ की वजह से और कुछ किसी लड़की के थप्पड़ खाने के अपमान की वजह से। कबीर को कुछ समझ नहीं आया, आखिर उस लड़की ने उसे थप्पड़ क्यों मारा? उसने ऐसा क्या कह दिया? उसके नाम की तारीफ ही को दी थी, और कूल का कहना था कि लड़कियों को तारीफ पसंद होता है। चैप्टर 4। हा लिक माई बट, लिक माई बट, लिक माई बैक साइड, बटाटा वरा, यू आर लकी टू हैव बीन स्पैर्ड विद ओनली वन स्लैप। हैरी की हंसी रुक नहीं रही थी। इज़ दैट नॉट हर नेम? कबीर अभी भी अपना गाल सहला रहा था। हर नेम इज़ हिकमा नॉट लिकमा। हैरी का हंसी अब भी नहीं रुक रही थी। वाट डिड यू दिस टू मी? वाई डिड यू दिस टू मी? कबीर को कूल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कूल डाउन बडी। कूल के होठों पर तैर रही बेशर्म मुस्कुराहट कबीर को बहुत ही भद्दी लगी। कूल डाउन क्यों? उस वक्त कबीर को इतना अपमान महसूस हो रहा था जैसे उसने सिर्फ एक लड़की से नहीं बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर से थप्पड़ खाया हो, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से थप्पड़ खाया हो। सी बड़ी, इस तरह प्यार की शुरुआत होती है। जब उसे पता चलेगा कि उसने तुझे तेरी गलती के बिना चाटा मारा है तो उसे तुझसे सिंपैथी होगी, फिर वह तुझसे माफ़ी मांगेगी, फिर तू उसे एटीट्यूड दिखाना, फिर वह तुझे मनाएगी। प्यार। हिकमा जैसी खूबसूरत लड़की को कबीर से, कश्मीरी सेब को गुजराती फाफड़े से। कबीर की अपनी फैंटेसी दुनिया में खो गया।
कूल को तो उसने कब का माफ़ कर दिया। वह बस इस सोच में खो गया कि जब हिकमा उसकी माफ़ी मांगेगी तो उसका जवाब क्या होगा। क्या वह उसे कोई एटीट्यूड दिखा पाएगा? कहीं हिकमा उसके एटीट्यूड से नाराज़ ना हो जाए। इस एक मौका मिलेगा पास आने का, वह भी ना चला जाए। कबीर ने सोच लिया कि वह उसे झट से माफ़ कर देगा। सी वॉज सच ए स्वीट गर्ल। कबीर अपने गाल पर पड़ा थप्पड़ भूल गया था, उसका दर्द भी और उसका अपमान भी। कबीर यह सोचना भी भूल गया था कि हिकमा को यह कौन बताएगा कि गलती उसकी नहीं थी। अगले कुछ दिन कबीर प्ले टाइम में हिकमा से नज़रें मिलाने से बचता रहा, मगर छुप छुप कर कभी इससे तो कभी उस आँख से कोने से देख लेता था। इस बात की बेसब्री से उम्मीद थी कि हिकमा को यह एहसास होगा कि गलती उसकी नहीं थी, मगर वह एहसास किस तरह उसे पता नहीं था। एक बार सोचा कि कूल की शिकायत की जाए, मगर उससे बात से निकालकर दूर तलक चले जाने का डर था। अच्छी बात यह थी कि हिकमा ने उसकी शिकायत किसी से नहीं की थी। इस बात पर कबीर को वह और भी अच्छी लगने लगी थी। अब बस किसी तरह उसकी गलतफहमी दूर कर नज़दीकियाँ बढ़ानी थी। कबीर, वांट टू वॉच सम किंकी स्टफ? समीर ने कबीर को धीमी आवाज़ में मगर थोड़ी बेसब्री से पूछा। ये किंकी स्टफ क्या होता है? कबीर को कुछ समझ नहीं आया। चल तुझे दिखाता हूँ। वो सेक्सी बीच लूसी है ना? लूसी का नाम लेते हुए समीर की आंखें शरारत से मटकने लगी। वह जिसका मकान पीछे वाली सड़क पर है। हाँ, उसका बॉयफ्रेंड है, चार्ली चरणदास। चार्ली चरणदास? ब्रिटेन आकर कबीर को एक से बढ़कर एक अजीबो गरीब नाम सुनने मिल रहे थे। उसी देश में जहाँ विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, वाट इन ए नेम। नाम में क्या रखा है? मगर कोई कबीर से पूछे कि नाम में क्या रखा है, वह आपको मनोरंजन करने से लेकर आपको थप्पड़ तक पड़वा सकता है। चार्ली द फूड स्लेव, कबीर समीर ने हंसते हुए कहा। उनका वीडियो रिकॉर्ड किया है। सेज स्पैंकिंग हिम वाइल ही किसेस हर फूट। व्हाट द हेल इज दिस? पैर चूमना, थप्पड़ मारना? कबीर को कुछ समझ नहीं आया, मगर उसे वीडियो देखकर उत्सुकता जरूर हुई। स्वामी, कबीर ने बेसब्री से कहा। यहाँ नहीं, मेरे कमरे में चल। कबीर बेसब्री से समीर के पीछे उसके कमरे की ओर दौड़ा। अपने कमरे में पहुंचकर समीर ने स्टडी टेबल के ड्रॉ से अपना लैपटॉप निकाला। लुक द फन स्टार्ट्स नाउ। लैपटॉप ऑन करके एक वीडियो फाइल पर क्लिक करते हुए समीर की चौड़ी मुस्कान से उसकी बत्तीसी झलकने लगी। वीडियो चलना शुरू हुआ। लूसी बला की खूबसूरत थी। ब्लॉन्ड हेयर, ओवल चेहरा, नीली नसीली आंखें, लंबा कद, स्लिम फिगर, गोरा रंग, सब कुछ बिल्कुल हॉलीवुड की हीरोइनों वाला। लूसी की उम्र लगभग 27-28 साल की थी, मगर वह 21-22 से अधिक की नहीं लग रही थी। वह ब्राउन कलर के लेदर सोफे पर बैठी हुई थी, लाल रंग की जालीदार तंग ड्रेस पहने, जिसमें उसके प्राइवेट पार्ट के अलावा सब कुछ नजर आ रहा था। उसने बाएं हाथ की उंगलियों के बीच एक सुलगती हुई सिगरेट पकड़ी हुई थी। उसके सामने नीचे फर्श पर घुटनों के बल पीठ के पीछे हाथ बंधे और गर्दन झुकाए एक नौजवान बैठा हुआ था। चार्ली चरणदास, उम्र लगभग 25, गोरा रंग, तगड़ा शरीर, कसी हुई मांसपेशियां, खूबसूरत चेहरा। लूसी ने दाएं हाथ से चार्ली के सिर के बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। चार्ली, यू इडियट, लुक हियर। लूसी की आवाज़ बहुत मीठी थी। यकीन नहीं हो रहा था कि कोई किसी को इतना मीठी आवाज़ में भी अपमान कर सकता है। यस मैडम। ऐसा लगा मानो चार्ली ने बड़ी हिम्मत से सिर उठाकर लूसी के नज़रों मिलाई। लूसी ने चार्ली के बाएं गाल पर एक थप्पड़ मारा। समीर की बत्तीसी से हंसी छलक पड़ी, मगर कबीर को हिकमा का मारा हुआ थप्पड़ याद आ गया। हालांकि लूसी का थप्पड़ वैसा करारा नहीं था। चार्ली बॉय, यू नो दैट यू डिडंट even know how to put your pencil dick inside a pussy? I had to teach you even that. Yes, madam. चार्ली ने शर्म से आंखें झुकाई। So now you think you can jerk that tiny cock without my permission? लूसी का लहजा कुछ सख्त हुआ। I am sorry, madam. Is what a big mistake? चार्ली ने अपना सिर फिर झुकाया। Are you ashamed of what you did?
लूसी ने सिगरेट का एक लंबा कस लिया। यस, चार्ली का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कि हिकमा के थप्पड़ खाने के बाद कबीर का चेहरा हुआ था। यस मैडम, सो व्हाट शैल आई डू टू यू? लूसी ने आगे झुकते हुए सिगरेट का धुआं चार्ली के मुंह पर छोड़ा और फिर पीछे सोफे पर पीठ टिका ली। प्लीज़ फॉरगिव मी मैम। आर यू बैगिंग? यस मैडम, प्लीज़ फॉरगिव मी। चार्ली का सिर झुका हुआ था, हाथ पीछे बंधे हुए थे। इज दिस द वे टू बैग? आई एम नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल। लूसी ने सिगरेट का एक और कस लिया। प्लीज़ प्लीज़ मैडम, प्लीज़ फॉरगिव मी। Please give me one more chance. I promise this will not happen again. चार्ली लूसी के पैरों पर सिर रखकर गिड़गिड़ाया। दिस इज़ बेटर। लूसी ने अपनी आंखों के सामने गिर आई बालों को एक लट पीछे की और झटकी और सिगरेट की राख चार्ली के सिर पर। ओके, गेट अप एंड मेक मी ए ग्लास ऑफ वाइन। चार्ली के होठों पर एक राहत की मुस्कान आई। वह उठकर अपनी बाईं और दीवार में बने सॉक्स की ओर बढ़ने लगा। गेट ऑन योर नीज चार्ली, आई हैवेंट आस्क्ड यू टू वॉक ऑन योर फीट, हैव आई? लूसी ने आंखें तरेरी। सॉरी मैडम। अपने घुटनों पर बैठते हुए घुटनों के बल चल के चार्ली शोकेस तक पहुंचा। बाहें तान कर उसने कांच का स्लाइड सरकाया और एक वाइट वाइन की बोतल और क्रिस्टल वाइन ग्लास निकाला। वाइट ग्लास को बाएं हाथ में पकड़ते हुए वाइन की बोतल को बाईं बाह और सीने से बीच जकड़ के दाहिने हाथ के सॉकेट से स्लाइड सरकाकर बंद किया और घुटनों के बल चलते हुए लूसी के सामने आया। लूसी ने सिगरेट का एक लंबा कस लेते हुए चार्ली की आंखों के इशारा से वाइन का ग्लास भरने को कहा। सोफे के पास रखे साइड स्टूल पर वाइन ग्लास रखकर चार्ली ने वाइन की बोतल खोली और ग्लास में वाइन भरकर उसे बड़े आदर से लूसी को पेश किया। आई एम इम्प्रेस्ड। लूसी ने सोफे पर अपनी पीठ टिकाते हुए वाइन का सिप लिया। चार्ली, कांट यू सी दैट माई फीट इज़ डर्टी? डू आई नीड टू टेल यू व्हाट यू हैव टू डू? लूसी ने अपने नंगों पैर की ओर इशारा करते हुए चार्ली को झिड़का। सॉरी मैडम। चार्ली ने लूसी के पैरों पर झुकते हुए अपनी जीभ बाहर निकाली। चार्ली बॉय, हैव यू आस्क्ड फॉर परमिशन? लूसी की आंखों से दम की एक किरण उठकर उसके भौहें को तन गई। सॉरी मैडम, कैन आई? ओके, गो अहेड। थैंक यू मैडम। चार्ली की जीभ लूसी के बाएं पैर के तलवे पर कुछ ऐसे फिरने लगी मानो किसी चॉकलेट बार पर फिर रही हो। गेट योर टंग बिटवीन द टोज, लूसी ने हुक्म किया। यस मैडम। चार्ली ने जीभ उसके पैरों की उंगलियों के बीच डाली और उंगलियों को एक एक कर चूसना शुरू किया। चार्ली के चेहरे के भाव से ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी रसीली कैंडी को चूसने का आनंद आ रहा हो। चार्ली की जीभ लूसी के पैरों पर फिरती रही और लूसी सोफे पर आराम से टिककर वाइन का घूंट भरती रही। कुछ देर बाद लूसी ने अपने दाएं पैर की उंगलियां चार्ली के ठोड़ी में अड़ाकर चार्ली के चेहरे को ऊपर उठाया। चार्ली, you have been a good boy. I think you deserve a record now. Thank you मैडम। चार्ली ने हसरत भरी नज़रों से लूसी के खूबसूरत चेहरे को देखा। लूसी ने अपने वाइन ग्लास से थोड़ा वाइन अपने दाहिने टांग पर उड़ेली, जो नीचे बहता हुआ उसके पैरों से होकर चार्ली के होठों तक पहुंचा। चार्ली ने वाइन का घूंट भरा और उसकी आंखों को हसरत से चमक उठी। लूसी ने अपने गिलास से बची हुई वाइन भी अपने टांग पर उड़ेली। चार्ली के होठ वाइन के धार को पकड़ने लूसी के टांगों के ऊपर सरके। लूसी ने शरारत से हंसते हुए अपनी टांग खींची और आगे झुककर चार्ली के गले में बाहें डालकर उसकी गाल को प्यार से सहलाया जिस पर उसने थप्पड़ जड़ा था, और फिर उसी जगह एक हल्का सा थप्पड़ मारते हुए मुस्कुरा कर कहा, चार्ली बॉय, कांट यू सी दैट माई ग्लास इज एम्प्टी? मेक मी अनदर ग्लास ऑफ वाइन। कबीर को पूरा सीन बड़ा भद्दा सा लगा। उन दिनों उसे न तो BDSM का कोई ज्ञान था और न ही डोमिनेंस एंड सबमिशन के प्लेग में यौन आनंद लेने वाले प्रेमी युगलों की कोई जानकारी थी। न तो तब ऐसे युगलों पर लिखी 50 Shades of Grey जैसी कोई लोकप्रिय किताब थी, और न ही इस बात का कोई अंदाज़ा था कि ऐसा भी कोई मर्द हो सकता है जो अपमान और पीड़ा में यौन आनंद ले।
या ऐसी कोई औरत जो अपने प्रेमी का अपमान करे और उसे पीड़ा देकर प्रश्न हो। उस वक्त यदि कोई उसे प्ले को बीडीएसएम कहता तो कबीर को उसका अर्थ बस यही समझ आता, ब्लडी डिस्गस्टिंग सेक्सुअल मैनर्स। अगर अचानक ही कबीर को एहसास हुआ कि वह सारा सीन उसे भद्दा लगकर भी एक किस्म का सेक्सुअल एक्साइटमेंट दे रहा था, वह लूसी की खूबसूरती थी या फिर उसकी अदाएँ या फिर उसका अपनी खूबसूरती और अदाओं पर गुरूर, या उस गुरूर को पिघलाता यह छुपा हुआ एहसास कि उसे प्ले की तरह ही उसकी खूबसूरती और जवानी की उम्र भी बहुत लंबी नहीं थी, मगर कुछ तो था जो कबीर के मन के किसी कोने में अटक कर उसे लूसी की ओर खींच रहा था। और जिस तरह कबीर के लिए यह अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल था कि उसके मन में अटकी कौन सी बात उसे लूसी की ओर खींच रही थी, उसके लिए यह जान पाना भी मुश्किल था कि वह उसे लूसी के किस ओर खींच रहा था। क्या वह खुद को चार्ली की जगह देख सकता था, लूसी के पैरों में सिर झुकाए? क्या उसे अपमान या पीड़ा में कोई यौन आनंद मिल सकता था? क्या हिकमा से थप्पड़ खाकर उसे किसी किस्म का आनंद भी मिला था? आखिर क्यों उसका मन उसका अपमान करने वाली लड़की की ओर खींचा रहा था? कबीर को हिकमा पर गुस्सा आने के जगह प्यार क्यों आ रहा था? तो दोस्तों यहीं पे चैप्टर 3 और 4 ख़त्म होता है, मीन्स एपिसोड 2 ख़त्म होता है। यार सही है, मतलब नॉवेल बहुत सही है। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले एंड प्लीज़ शेयर करना ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।